हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष आपके लिए क्लास 11th एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं सेट क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही हमारा सेट कहलाता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है और कौन सा कलेक्शन नॉट वेल डिफाइंड है, तो हमारा जो सेट का कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं कि कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपका सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए वो एग्जाम्पल है क्या? 5 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। कोई अगर मेरे से कहे कि आप एक कलेक्शन बनाइए जिसमें 5 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस हों, तो ये सबसे ज़्यादा संभावना बनेगी कि उस कलेक्शन में सबसे पहले मैं काजल अग्रवाल को लिख दूंगा, दूसरे में दूसरा रश्मिका मंदाना को लिख दूंगा, तीसरा मैं कियारा आडवाणी को लिख सकता हूँ, चौथा प्रियंका चोपड़ा को लिख सकता हूँ, पांचवा मैं आलिया भट्ट को लिख सकता हूँ। अगर कोई मेरे से कहेगा तो मैं ये लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप एक कलेक्शन बनाइए जिसमें आप आपके हिसाब से जो 5 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस हों उनको लिखिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा हुआ है वही आप भी लिखेंगे। आपके हिसाब से आपको कोई और एक्ट्रेसेस पसंद होंगी, तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि आपके हिसाब से आप ये लिखेंगे। मान लीजिए आपने लिख दिया एमा वाटसन, जेनिफर, एंजेलिना, एमा स्टोन या आपने अलेक्जेंड्रा लिख दिया। अगर मैं आपसे कहूँगा तो। लेकिन अगर आप अपने पापा से पूछें तो हो सकता है कि आपके पापा उस कलेक्शन में कुछ अलग लिखें। वो ये लिख सकते हैं, हो सकता है कि उन्होंने लिख दिया माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करिश्मा, रवीना और विद्या बालन का वो नाम लिख सकते हैं। क्योंकि हर आदमी की जो पसंद होती है वो अलग अलग होती है। हमारी कुछ और है, आपकी कुछ और है, आपके पिताजी की कुछ और है, मेरे पिताजी की कुछ और है, आपके फ्रेंड की कुछ और है, आपकी अलग है। ऐसे ही सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ था, उस एग्जाम्पल में जैसे जैसे हम आदमी बदल रहे हैं या जैसे जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो एग्जाम्पल है वो अलग अलग होता जा रहा है। एग्जाम्पल हमारे अलग अलग होते जा रहे हैं। मेरे में कोई और था, आप वाले में कोई और है, आपके पिताजी वाले में कोई और है। तो जैसे जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं और उसके नज़रिए से जब देख रहे हैं, तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो चेंज हो जा रहा है। तो इस टाइप के कलेक्शंस को हम क्या कहेंगे? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे हम तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, उनका अलग अलग विचार है, उनका सोचने का इस एग्जाम्पल को सोचने का उनका एक अलग नज़रिया है। तो इस हिसाब से इसे हम नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। अच्छा, हम अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करें तो क्या होता है? जैसे मान लो मैं लिख दिया कि कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर। आप यहाँ एक कलेक्शन लिखिए, या मेरे से कोई कहे कि आप यहाँ पर एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखिए, तो मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर आपसे कोई कहे या मैं आपसे कहूँ कि आप एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखिए, तो आप क्या करेंगे? नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखने में आप भी वही लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। या आपके फादर से कोई पूछे या कहे कि आप एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखिए, तो आपके फादर क्या लिखेंगे? आपके फादर भी वही लिख देंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, आपने मेरे से कहा, मैंने ये लिख दिया, मैंने आपसे कहा, आपने भी लिख दिया।
आपने अपने पिताजी से कहा, आपके पिताजी ने भी सेम एग्जांपल लेते हुए लिख दिया, क्योंकि ये बात सबको पता है कि नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये बात जग जाहिर है, हर कोई जानता है कि नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक डॉट 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 इन्फिनाइट तक होता है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वो सबकी दृष्टि में एक जैसा होता है। जो मैं सोचूंगा वही आप सोचेंगे, वही आपके पिताजी सोचेंगे, वही आपका फ्रेंड सोचेगा, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन है और कौन सा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। तो एक मैंने पहला एग्जांपल लिया हुआ है, वो एग्जांपल ये है कि द कलेक्शंस ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि आप एक ऐसा कलेक्शन लिखिए जो कैसा हो, इंग्लिश इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल हो। तो चलिए अगर हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल होता है वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। जो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ था उस एग्जाम्पल के हिसाब से ए, ई, आई, ओ, यू ये इंग्लिश के 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, 5 वावेल होते हैं, उसको मैंने लिख दिया। अब एक बार इसको सोचिए कि आप किसी से पूछें इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वावेल के वो कितने होते हैं, तो सारे लोग बताएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस हिसाब से ये सबकी दृष्टि में एक ही होगा, जो मैं कहूँगा वही आप कहेंगे, वही सारे लोग कहेंगे। तो इस हिसाब से ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। इस हिसाब से इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कह देंगे। तो इसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कह देंगे। जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ वो ये है कि द कलेक्शंस ऑफ 5 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। अभी मैंने ये एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि सेट क्या होता है, कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, कौन सा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो ये एग्जांपल हो चुका है। जो तीसरा है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया है कि नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन सबकी दृष्टि में एक ही होता है, तो इसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कह देंगे। ये हमारा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगला एग्जांपल जो मैंने लिया है वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि एक ऐसा कलेक्शन आप बनाइए जिसमें इंडिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर्स हों। तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरी दृष्टि में मैं किसी और को बहुत अच्छा मानता हूँ, आपकी दृष्टि में आप किसी और को अच्छा मानते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा खेलता है। जैसे मुझे रोहित शर्मा पसंद है, आपको विराट कोहली पसंद हो सकते हैं, और आपके तमाम जानने वालों का जो आपकी तमाम जानने वालों का विचार अलग अलग हो सकता है कि ये क्रिकेटर अच्छा है भाई, ये क्रिकेटर अच्छा है। इसलिए ये जो हमारा कलेक्शन होगा ये हमारा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। इस हिसाब से एग्जाम्पल वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। कह रहा है कि ताश के पत्ते का कलेक्शन क्या होगा। तो देखिए जो ताश का पत्ता होता है ये सबको पता है कि ताश का जो पत्ता होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 50 देयर आर 52 कार्ड्स इन द कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड। 52 कार्ड्स होते हैं, और आप कहीं भी चले जाएं, किधर भी चले जाएं, सबके पास जो कार्ड होगा उसमें 52 कार्ड्स होंगे। और ये कौन सा कलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये हो जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगला क्या है, अगला एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ इंडियाज रिवर। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ इंडियाज रिवर, इंडिया की जो रिवर है उनका कलेक्शन क्या होगा। तो आप खुद सोचिए कि इंडिया में जितनी रिवर्स हैं सबका एक डेटा होता है कि ये नदी यहाँ से होके जा रही है, ये नदी यहाँ से होके जा रही है, इस ज़िले में इतनी नदियाँ हैं, इस
स्टेट में इतनी नदियाँ हैं, सबका एक कलेक्शन होता है और उस एक जो डेटा होता है कि सबका सर्वे होता है, इतनी सारी नदियाँ हैं, यहाँ पर इतनी नदियाँ हैं। तो ये बात क्या होता है कि सबकी दृष्टि में एक ही होती है और सब लगभग जो पढ़ते हैं या जो डेटा का एनालाइज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि भारत में जितनी नदियाँ हैं उनका एक कलेक्शन है और ये कि ये वेल डिफाइंड कलेक्ट हैं। जैसे इसको हम सेट कहेंगे, इसको हम सेट कहेंगे, इसको हम सेट कहेंगे और इसको भी हम सेट कहेंगे। अगला वाला क्या है एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। कह रहा है कि आप अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन बनाइए और बताइए कि ये सेट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबको क्लियर होगा कि रजिस्टर में नाम लिखा जाता है कि इसका नाम ये, इसका नाम ये, रोल नंबर होता है। तो उस रजिस्टर को कोई भी देखेगा तो बता देगा कि हाँ, यह वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होगा और जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये सेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेट क्या होता है आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मैंने और लिखे हुए तो उसको भी देख लेते हैं। कलेक्शंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है कि जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उनका आप एक कलेक्शन बनाइए, जितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो ये बात सबको पता होती है कि कितने टाइप के ट्रायंगल हैं। जैसे आपको कहीं ट्रायंगल मिल सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्लेस ट्रायंगल मिल सकता है, स्केलर ट्रायंगल मिल सकता है। तो इसका जितने भी ट्रायंगल होते हैं ये वेल डिफाइंड, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो इसे हम सेट कह देंगे। अगला क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्मॉल स्टूडेंट्स। करा कि आप एक ऐसा कलेक्शन बनाइए जिसमें से क्या हो कि एक स्मॉल स्टूडेंट्स हों। तो देखिए, इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है जिससे कि हम बता सके कि ये छोटा स्टूडेंट है, ये बड़ा स्टूडेंट है। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई एक पूरी क्लास में कि एक जो है 5 फीट का एक कोई स्टूडेंट है, 5 फीट का सबसे लंबा स्टूडेंट 5 फीट का है और मैंने कलेक्शन बनाया उसमें जो छोटे छोटे स्टूडेंट हैं मतलब 4.5 4.6 फीट के। लेकिन कोई एक लड़का और आ गया वो कितने फीट का, 6 फीट का है। तो जो ये लंबा था, 5 फीट का सबसे लंबा था, ये क्या हो गया, 6 फीट वाले से छोटा हो गया। तो इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहते हैं क्योंकि ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है जो बता सके कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नोट, एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। जितने भी सेट होते हैं वो एक कलेक्शन होता है, जितना भी सेट होता है वो एक कलेक्शन होता है, लेकिन एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। लेकिन सारे कलेक्शन सेट नहीं कहलाते हैं। अभी मैंने एग्जांपल देखा, जैसे यही देख लीजिए, एक ऐसा कलेक्शन जो कैसा है, स्मॉल स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। ये कलेक्शन तो है लेकिन ये सेट नहीं है। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, अ ग्रुप ऑफ हैंडसम पीपुल इज अ कलेक्शन नॉट अ सेट। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा कलेक्शन बनाइए जिसमें सिर्फ क्या हो, हैंडसम पीपुल हों, खूबसूरत लोग हों, तो इस टाइप के कलेक्शन को आप वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो ये बता सके कि ये हैंडसम है, ये हैंडसम, ये हैंडसम नहीं है। क्योंकि आपकी दृष्टि में कोई और हैंडसम हो सकता है, मेरी दृष्टि में कोई और हैंडसम हो सकता है, किसी तीसरी की दृष्टि में कोई और हैंडसम हो सकता है। तो इस टाइप का जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा और जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। तो जो ये एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है ये तो कलेक्शन है लेकिन एक सेट नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि सेट ये कलेक्शन है, सेट क्यों नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं सेट का जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ ए सेट, ये होता क्या है, एलिमेंट ऑफ ए सेट क्या कहलाता है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ ए इक्वल, एक करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 और 5 लिखा गया है। अब यहाँ पर कुछ समझते हैं हम कि जब भी हम सेट लिखते हैं, जब भी हम कोई सेट को रिप्रेजेंट करते हैं
तो इस करली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं सेट को। जब भी कोई कलेक्शन लिखते हैं हम तो इस करली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। और जब हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वही हमारा क्या होता है, सेट होता है। और सेट के अंदर जो कुछ लिखते हैं हम, सेट के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं वही हमारा एलिमेंट कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है a इक्वल 1 2 3 4 5। मैंने कुछ a इक्वल इस करली ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ क्या लिए, नंबर्स लिए हैं। तो इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट, इन्हीं नंबर्स को हम कहेंगे एलिमेंट। जैसे देखिए 1 क्या है, इस सेट ए का एलिमेंट है। अच्छा एक चीज़ और, जो हमारा सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कैपिटल ए इक्वल कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल वाई, ऐसे करके सेट को हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं या जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो होती हैं एलिमेंट, और उनको मझली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एक दूसरा मैंने एग्जांपल लिया ए इक्वल राम श्याम सरला। तो राम श्याम सरला ये सब क्या है, हमारे सेट ए के एलिमेंट हैं। ये सब क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। एक अगला एग्जांपल मैंने लिया है सी इक्वल ए ई आई ओ यू। एक मझले ब्रैकेट के अंदर, एक करली ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ क्या लिखा है, कुछ लेटर्स लिखे हैं। उस लेटर्स को देखो तो वो क्या है, इस सी वाले सेट के क्या है, एलिमेंट है। ए ई आई ओ यू, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। देखिए अगला क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जब कभी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, जब कभी भी हम सेट के एलिमेंट को लिखते हैं तो उसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड। जब कभी भी हम इस मझली ब्रैकेट के अंदर कोई लेटर्स लिखते हैं तो वो हमेशा ए बी सी डी ये सब स्मॉल लेटर में होता है। और कैपिटल लेटर में हमेशा हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा एलिमेंट होता है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, एक चीज़ आपको मिलेगा, आपने इसके बारे में अभी 11th में आए तो आपको ये आपके लिए नई चीज़ होगी। ये इसको कहते हैं बिलोंग टू। और देखिए ऐसे लगा हुआ है बिलोंग, उसके बाद ऐसा लगा हुआ काट दिया गया, इसका मतलब हो गया नॉट बिलोंग टू। चलिए समझते हैं बिलोंग टू क्या होता है और नॉट बिलोंग टू क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक सेट एफ लिखा हुआ है, एक सेट एफ लिखा हुआ है, उस सेट एफ के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर। ये सेट लिखा हुआ है, सेट के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, सिस्टर, ब्रदर, मदर और फादर। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या सिस्टर, अभी देखिए सिस्टर कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, सिस्टर हमारा इस सेट एफ में एग्जिस्ट कर रही है। जो सिस्टर हमारी है वो सेट किस में, सेट एफ में एग्जिस्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टर बिलोंग कर रही है सेट एफ में। हम लिख सकते हैं कि सिस्टर बिलोंग कर रही है कहाँ, सेट एफ में। ऐसे ही लिख सकते हैं ब्रदर कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। जब कोई एलिमेंट हमारा सेट में एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे कहते हैं कि वो एलिमेंट हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है या किसी सेट ए में बिलोंग कर रहा है। यह लिख सकते हैं क्या, मदर बिलोंग टू एफ, या लिख सकते हैं फादर बिलोंग टू एफ। अगला जो लिया है मैंने वो क्या है, वो है कि सेट ए इक्वल ए बी सी डी ई एफ। एक सेट मैंने लिया हुआ है। अब देखिए सेट ए में ए बी सी डी ई इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग टू ए। क्यों, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट ए है वो सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला है बी, बी भी हमारा सेट ए में है तो लिख सकते हैं बी बिलोंग टू ए।
अगला है सी, सी भी हमारा सेट ए में है तो लिख सकते हैं सी बिलोंग टू ए। डी भी है हमारा सेट में तो लिख सकते हैं डी बिलोंग टू सेट ए। ई भी है तो लिख सकते हैं ई बिलोंग टू सेट ए। अब यहाँ मान लीजिए एक एलिमेंट लिख दूँ एफ, क्या एफ हमारा इस सेट में मिल रहा है? नहीं, इस सेट में एफ नहीं है तो लिख सकते हैं एफ डज नॉट बिलोंग टू ए। जी इस सेट में है? नहीं है, जी इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लिखेंगे डी जी डज नॉट बिलोंग टू ए। ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरा सेट मैंने लिया है बी इक्वल, लिखा है रघुपति, राघव, राजा और राम। अब देखिए इसमें रघुपति है ना, तो रघुपति सेट बी में बिलोंग कर रहा है तो इसका साइन लगेगा। राघव भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसका साइन लगेगा। राजा भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसका साइन लगेगा, मतलब बिलोंग टू। राम भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये रहेगा। क्या इसमें कहीं लक्ष्मण नजर आ रहा है आपको? इस सेट में आपको कहीं लक्ष्मण नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है तो लिखेंगे लक्ष्मण डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो आपको बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू समझ में आ गया, बहुत ही सरल है ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जब हम सेट पढ़ते हैं तो सेट थ्योरी को पढ़ते समय कुछ हमें सैम्बल्स मिलते हैं। उन सैम्बल्स को पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सैम्बल्स हमारा काम बहुत ही आसान कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई लाइन लिखनी हुई तो हम उस लाइन को ना लिखकर हम सैम्बल का यूज़ कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करता है। तो देखिए ये आपने पढ़ ही लिया, इसको कहते हैं बिलोंग टू। कहीं अगर हमें लिखना हुआ बिलोंग्स टू तो ये ना लिखकर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। कहीं लिखना हुआ नॉट बिलोंग्स टू तो हम ये ना लिखकर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अगर हमें कहीं लिखना हुआ सच दैट तो सच दैट ना लिखकर सेट थियरी में हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। ये जो कॉमा होता है, कॉमा सेट थ्योरी में उसको एंड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं एंड लिखना हुआ तो आप लिख सकते हैं ये कॉमा। जैसे मुझे लिखना हुआ ए एंड बी तो लिख सकते हैं ए एंड बी। अगला क्या, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट। अगर तुम्हें कहीं लिखना हुआ देयर एग्जिस्ट तो आप ये ना लिखकर आप ये लिख सकते हैं। देखिए बहुत जल्दी लिख लेंगे और स्थान भी कम लगेगा। अगला क्या है, इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट। अगर मान लीजिए आपको कहीं लिखना है इम्प्लाइज दैट तो आपको इतना लंबा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसका सिंबल यूज करते हैं तो ये हो जाएगा। तो इन सारे सिंबल्स को आप जो है एक बार देख लीजिएगा, ये आपको याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है ये। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। इसका अच्छा एक चीज़ और आप करिएगा, इसका आप सब नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7 पे चलते हैं। अब अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, दिखाते कैसे सेट को? तो मैंने कुछ पीछे एग्जांपल्स लिए थे, आपको पता चल ही गया होगा कि सेट को दिखाते कैसे हैं, लेकिन और भी देखते हैं। देखिए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की 3 मेथड होती हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जो तीसरा है वो है सेट बुल्डर फॉर्म। दूसरा जो है वो सेट बुल्डर फॉर्म है और जो तीसरा है वो है विजुअल डायग्राम। बहुत ही सिंपल होता है। जो पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, तो चलिए देखते हैं कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता क्या है। इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड separated by comma within the bracket curly। रोस्टर फॉर्म में अगर हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना हुआ तो करते क्या है कि इस करली ब्रेकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को कॉमा लगा करके क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो हम इस करली ब्रेकेट के अंदर सारे एलिमेंट को लिखते हैं और उनको अलग करने के लिए बीच बीच में कॉमा लगा देते हैं, तो इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जो रोस्टर फॉर्म में होता क्या है कि ऑल द सेट्स आर विजिबल। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमें सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है, दूसरी बात क्या होती है इस सेट की कि राइटिंग द एलिमेंट इन अ ऑर्डर
मेक्स नो सेंस। चलिए इन दोनों बात को समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए मैंने एक सेट लिख दिया है ए इक्वल 7 8 9 10। मैंने एक क्या लिख दिया, सेट लिख दिया। अब ये सेट किस में लिखा गया है, ये सेट लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट में होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं आपको वो दिखाई देते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं आपको दिखाई देते हैं। जैसे ये 7 8 9 10 सारे एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं। अगला है राइटिंग द एलिमेंट्स इन अ ऑर्डर मेक नो सेंस। कह रहा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं अगर इनको ऑर्डर में लिखा जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए इसी सेट को मैं ऐसे लिख दूं, ए इक्वल, ऐसे लिख दूं, कैसे मैं लिख दूं 10 फर्स्ट 9 8 7 और मैं कर्ली ब्रेकर लगा दूं। तो देखिए मैंने क्या किया, ये इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया। सबसे पहले यहाँ 7 था, मैंने 10 लिख दिया। 10 लास्ट में था, मैंने 10 पहले लिख दिया। 7 पहले था, मैंने 7 लास्ट में लिख दिया। इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया। तो जो सेट ये लिखा था और जो ये सेट लिखा था, ये दोनों सेट क्या है, अभी भी इक्वल ही हैं, अभी भी इक्वल ही हैं। क्यों? क्योंकि इस कभी भी सेट के ऑर्डर को चेंज करने पे सेट में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इसीलिए लिखा गया है कि अगर किसी भी सेट के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो कोई सेंस नहीं बनता है चेंज करने का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेकंड टाइप होता है वो है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट बिल्डर फॉर्म। इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट। बेसिकली इस सेट में होता क्या है कि जब हम इस सेट को लिखते हैं तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके लिखते हैं, और उस प्रॉपर्टी में होता क्या है, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है, एग्जाम्पल है द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। कह रहा है कि आप इसे एक आप सेट बनाइए, और सेट कैसा होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ, जैसे ई इक्वल हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है एक्स। एक्स क्या होता है, एलिमेंट होता है। सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। और कैसा है, एक्स इक्वल टू एन। एक्स इक्वल टू एन क्यों लिखा गया, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं हमेशा उनको 2n से दिखाया जाता है। जैसे 2n 4, 2n 2n 2n+1 2n+2। तो जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो होता है 2n, एंड n बिलोंग टू n। और जो हमारा यहाँ पर n लिखा गया वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। चलिए अब इसको देखिए कैसे लिखा गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हमें जो एलिमेंट होता है वो दिखता नहीं है, बस एक खास सी प्रॉपर्टी का यूज करके लिखा जाता है। अच्छा अगर इसी फॉर्म को हम किस में, टेबुलर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिए इवन नेचुरल नंबर, तो जो सबसे छोटी इवन नंबर होती है वो होती है 2, अगली 4 6 8 9 डॉट डॉट डॉट। ये कौन सा फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म है, यह सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखते हैं कि हमें एलिमेंट दिखता नहीं है, एलिमेंट दिखता नहीं है, एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको लिख दिया जाता है। जैसे x इक्वल टू एन, अभी यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की जगह 1 की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे हमको सारे नंबर मिल जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं आगे की तरफ। जैसे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। आपको एक ऐसा सेट लिखना है जो कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो हमें उसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मान लीजिए कि इस सेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ए इक्वल। अब कोई भी सेट लिखने के लिए कर्ली ब्रेकेट लगाया जाता है, कर्ली ब्रेकेट के अंदर एलिमेंट को लिखा जाता है। लेकिन ये एलिमेंट
इसमें कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कह रहा है कि -1 और 1 से -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। कैसे लिखता हूँ, x लिख दिया मैंने, क्योंकि x क्या है, यही एलिमेंट है। x सच दैट, अब x ऐसा है कैसा, x इज अ रियल नंबर, तो लिख सकते हैं x बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या है, x इज अ रियल नंबर। यहाँ पर जो x लिखा गया वो कैसा है, x एक रियल नंबर है, मतलब हमारा x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब x किससे बड़ा है, x हमारा -1 से बड़ा है, तो यहाँ लिख दो -1। x हमारा -1 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो गया, तो यहाँ कॉमा लगा के ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू r। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि ये रियल नंबर का एक सेट है। और कैसा है, -1 से बड़ा है और x से -1 x से छोटा है। चलिए हो गया ये। अगला क्या है, 0 1 4 9 16। एक सेट दिया गया है हमारा, 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। कह रहा है कि आप इसको किस फॉर्म में लिखिए, इसको आप लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। इस एग्जाम्पल को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखते हैं कि है क्या ये। देखिए यहाँ 0 है, 0 के बाद कितना आ गया है, 1, 1 के बाद कितना आ गया है, 4, 4 के बाद कितना आ गया, 9, फिर 16 आ गया। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नेचुरल नंबर का या रियल नंबर का क्या लिखा गया है, सॉरी ये इंटीजर्स का क्या लिखा गया है, स्क्वायर लिखा गया है। कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप, जैसे मान लो 0 ले लो, तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0। -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो ये बेसिकली लिखा क्या गया है, जितने भी इंटीजर्स हैं उनका एक सेट लिखा गया है, स्क्वायर का उनके सेट लिखा गया। तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर, x सच दैट x इक्वल n स्क्वायर, x सच दैट x इक्वल n स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा यहाँ एलिमेंट होगा वो होगा क्या, n स्क्वायर होगा। अब n क्या है, n हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग टू i। अब इस i में से तुम कोई भी ले लो, इस i में से तुम कोई भी नंबर ले लो, -1 -2 डॉट डॉट 4 इन्फानाइट तक, -इन्फानाइट तक, 0 1 2 3 कोई भी नंबर ले लो और उसका स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा, इसी में से आएगा, इसी में से कोई नंबर आएगा। तो इस सेट को मैंने ऐसे लिख दिया है। चलिए अब ये जो सेट का जो ये सेट मैंने पढ़ा, ये अब आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। फिर अगली टॉपिक में हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सेट से रिलेटेड, चैप्टर 1 से पहले, एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अगला जो चैप्टर होगा 1.1,